नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए जो है भारतीय जनसंख्या इंडियन पॉपुलेशन से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास के अंतर्गत जो है रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस क्लास की शुरुआत। सबसे पहला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य जो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम था, जबकि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व था वो जो है बिहार राज्य का था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व था और बिहार राज्य जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संबंध में राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो देखिए, यहाँ पे जितने भी राज्य दिए गए हैं इनमें अनुसूचित जनजातियों का जो आरोही क्रम अर्थात बढ़ता हुआ क्रम जो है क्या होगा? तो इन सभी राज्यों में से सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत मिलती है, उससे अधिक जो है मिजोरम राज्य में, और मिजोरम से अधिक जो है नागालैंड राज्य में, और इन राज्यों में से सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति आपको जो है मेघालय राज्य में देखने के लिए मिलेगी। तो इनका आरोही क्रम जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, ये इसका जो है सही आरोही क्रम होगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, जनगणना वर्षों में भारत की जनांकीकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, जब भी कभी आपसे महान विभाजक वर्ष के बारे में पूछा जाए तो इसको आपको 1921 जो वर्ष था, इसको जो है जनगणना में जो है महान विभाजक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। जबकि यहीं पर अगर आपसे लघु विभाजक वर्ष पूछा जाता है तो उस स्थिति में आपको आंसर जो है 1951 ईस्वी देना है। 1951 को जो है लघु विभाजक वर्ष जनगणना में, और 1921 को जो है महाविभाजक वर्ष जो है कहा गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र क्या है? तो ये देखिए, दंड चित्र, मतलब जो बार ग्राफ होता है वह जो है पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र माना जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित कब तक के लिए किया गया है? तो देखिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2070 तक जो है भारत जनसंख्या स्थायित्व के लक्ष्य को जो है प्राप्त कर लेगा। तो इसमें आपको वर्ष याद रखना है 2070 तक। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो देखिए, सबसे कम जो महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है वो जो है राजस्थान राज्य में दर्ज की गई है। राजस्थान राज्य में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जो है महिला साक्षरता दर को दर्ज किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पर दर्ज हुई है? तो ये आपको केरल राज्य में याद रखना है। केरल राज्य में सबसे अधिक जो है महिला साक्षरता दर दर्ज हुई है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, इसमें पूछा गया है वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, तृतीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए, जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उन आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा जो है राज्य और क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र राज्य। इसको आपको याद रखना है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है और दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में जो राज्य है वो जो है महाराष्ट्र राज्य है, और क्षेत्रफल में इसका स्थान जो है सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर हमसे लघु विभाजक वर्ष पूछा जा रहा है भारतीय जनगणना में। तो देखिए, ये था 1951। 1951 में जो है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना जब हुई थी तो उसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी 1951 में। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो देखिए, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था 2011 की जनगणना में वो जो है बिहार राज्य में दर्ज किया गया था, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है यह जो है अरुणाचल प्रदेश में था। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था हमने इस पॉइंट को। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है।
तो देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, अर्थात यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है राज्य ऐसा राज्य था जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम था। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो देखिए ये राज्य है दमन और दीव। दमन और दीव वह केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है। और कितना इसका लिंग अनुपात है, तो यह जो है 618 है, मतलब 618 जो है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर जो है दमन और दीव के अंतर्गत हैं, और यह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है आर्थिक दृष्टि से सशक्त लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे जो है कौन सा राज्य है। तो देखिए आर्थिक दृष्टि से तो सशक्त लेकिन लिंग अनुपात में जो है सबसे नीचे स्थान पर हरियाणा राज्य है। यहाँ का लिंग अनुपात जो है 879 है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य जो है हरियाणा राज्य ही है, तो इसका आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। तो ये राज्य भी जो है हरियाणा राज्य है। यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों में ही शिशु लिंगानुपात आपको सबसे न्यूनतम देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। तो ये राज्य है नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार शून्य है। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न नगरीकरण वाला राज्य कौन सा था। तो ये हिमाचल प्रदेश था, इसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में राज्यों में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था। तो इसका आंसर भी जो है हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात जो है भारत के जो है सभी राज्य। जो प्रश्न है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है। तो देखिए इको मार्क जो प्रतीक है यह पर्यावरण के लिए जो सुरक्षित सामग्री है उससे संबंधित जो है इको मार्क जो है प्रतीक होता है। इको मार्क उन्हीं उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती हैं। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है यह क्या होता है। तो देखिए जो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है यह ताप विद्युत संयंत्र से जो है संबंधित होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे संबंधित होता है, ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करते हैं वह स्तनधारी जो अंडे देता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको एकिडना कहा जाता है। एकिडना कौन से जीव होते हैं, तो वो स्तनधारी जो अंडे देते हैं उनको एकिडना कहा जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं वह उत्पाद जिसको इको मार्क दिया जाता है। तो देखिए इको मार्क जो है जो पर्यावरण के मित्रवत हों, मतलब पर्यावरण के लिए अनुकूल हों, उनको हम लोग इको मार्क देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न है यह जो है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करने के लिए दिया गया है। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तरफ दिवस लिखा गया है, दूसरी तरफ वहाँ पर घटना या अवसर। 18 अप्रैल को हम लोग विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि विश्व मिट्टी दिवस पूछा जाए तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एक बार दोबारा से इनको देख लेते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, और विश्व मिट्टी दिवस जो है 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 सूचियाँ दी गई हैं, उनको आपस में मिलाना है। एक तरफ कार्यक्रम दिया गया है, दूसरी तरफ उसका वर्ष। सबसे पहले हम बात करते हैं वन महोत्सव। तो इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत, 1950 में। नेक्स्ट इसके बाद अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था भारत में, 1973 में। कब लाया गया था, 1973 में। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना यह उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी, तो यह जो है 1975 में मगरमच्छ प्रजनन परियोजना शुरू हुई थी। और हाथी परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी, तो यह जो है 1992 में जो है हाथी परियोजना को जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट हाथी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन कौन सा था। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था, जो 2021 में आपदा प्रबंधन पर 5वां विश्व कांग्रेस आयोजित हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम अगले
प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पर भी सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ यहाँ पे मैंग्रोव स्थल लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य लिखे गए। बात किया जाए जो करिंगा मैंग्रोव स्थल है यह आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है, जबकि बेम्बनाद जो मैंग्रोव स्थल है यह केरल राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा जो पुलिकट मैंग्रोव स्थल है यह आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, यह तमिलनाडु राज्य में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो विक्रोली जो मैंग्रोव स्थल है ये आपको जो है महाराष्ट्र राज्य में देखने के लिए मिल जाता है। कहाँ पर ये महाराष्ट्र राज्य में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान ये जो है नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये नागपुर में स्थित है। इसके अलावा वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के सभी जैविक और अजैविक कारक जो है आपस में संबंधित होंगे तो क्या कहलाएगा, वो पारिस्थितिकी तंत्र जो है कहलाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले जो है प्रश्न की। तो इसमें पूछा गया हाइड्रोफोनिक्स क्या है। तो देखिए मृदा रहित पादप संवर्धन जो है हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है, मतलब बिना मिट्टी के जो है पौधों को वृद्धि करना, यही जो है हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है, मृदा रहित पादप संवर्धन। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए 2 फरवरी को जो है विश्व वेटलैंड या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो कौन सी लाइन जो है जल लवणता या प्रवणता को दर्शाती है, तो ये देखिए हेलोक्लाइन होती है, यह जो है जल की लवणता को जो है दर्शाती है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।